हाँ जी, गुड इवनिंग। आपकी बुक के पेज नंबर 43 पर आएंगे। पेज नंबर 43 और टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और अगर पेज नंबर 40 पर आप आए, पेज नंबर 40 पर सबसे ऊपर हेडिंग है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर यानी कि कौन? आप समझ गए। आप कंज्यूमर यानी कि आपके बिहेवियर पर थ्योरी है। वैसे तो आपके बिहेवियर पर बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर हमारे कोर्स में सिर्फ 2 ही हैं। एक का नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और दूसरे का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक थ्योरी कहती है सैटिस्फैक्शन को मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, और क्योंकि आपका बिहेवियर है तो आप बेटर बता सकते हो। एक थ्योरी कहती है ह्यूमन सैटिस्फैक्शन को मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। ये है एल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी। थ्योरी का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरी थ्योरी कहती है नॉट पॉसिबल एट ऑल टू मेजर सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन तो सिर्फ आप ये बता सकते हो कि ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, मेजर आप नहीं कर सकते। ये थ्योरी है हिक्स एंड एलन की थ्योरी और इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो क्योंकि बिहेवियर आपका है, तो आपको क्या लगता है दोनों थ्योरी सही हैं या एक सही और एक गलत है? आप क्या कहते हो? ह्यूमन सैटिस्फैक्शन यानी कि आपकी सैटिस्फैक्शन, आप सैटिस्फैक्शन को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो या फिर आप सिर्फ रैंकिंग कर सकते हो? तो कितने स्टूडेंट्स कहते हैं दोनों ही काम कर सकते हैं? हम मनी में भी मेजर कर सकते हैं, हम रैंकिंग भी कर सकते हैं। और कितने कहते हैं कि हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ रैंकिंग कर सकते हैं? ओके, और बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं देख लेंगे, ऐसे कोई हमें चिंता नहीं है अपनी सेटिस्फैक्शन की, जो होगा देख लेंगे। तो देखिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस बात से अग्री कर रहे हैं कि सैटिस्फैक्शन को हम रैंक कर सकते हैं, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या फिर इसका दूसरा नाम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और इकोनॉमिस्ट का नाम है हिक्स एंड एलन। IC is a curve which represents all those combination of goods which give same satisfaction to consumer। इसलिए इस कर्व का नाम क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमंगस्ट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि फाउंडेशन में कितने मार्क्स आने पर आप सेटिस्फाइड होंगे, सबसे पहले तो आप ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आप मुझे कोई एक न्यूमेरिकल देंगे, 55%, 65%, 76%, या आप मुझे एक रेंज दोगे? हम इसका आंसर रेंज में आएगा। कोई कहेगा फाउंडेशन में 70 से 80% इस रेंज में लाने में मैं सेटिस्फाइड हूँ। कोई कहेगा 80 to 90।
तो ये बात पक्की है, इसका आंसर रेंज में आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं आ सकता कि 85% लाने पर मैं सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। एक रेंज आएगी। कोई कहेगा 90 to 95, कोई कहेगा अबव 95। आप कह रहे हो मैम आपने हमारी रेंज तो ली नहीं। तो अब एक रेंज आपने डिसाइड करी और इस रेंज के बीच में आपके जितने भी नंबर आ जाएं, आपने कहा आई एम इक्वली सेटिस्फाइड, आई एम इनडिफरेंट अमंग्स दीज। मेरे 74 आ जाएं, 76 आ जाएं, 78 आ जाएं, आई एम इक्वली सेटिस्फाइड। तो इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच represents all those combinations which give same satisfaction to a consumer। ये हमने आपका बनाया है इंडिफरेंस कर्व। इकोनॉमी का बनाएंगे तो इकोनॉमी क्या कहती है? कंज्यूमर की फिक्स्ड मनी इनकम। सपोज करेंगे दो ही चीज़ पे स्पेंड करेगा, फूड एंड क्लोथिंग, बिकॉज इंडिफरेंस कर्व इज अ टू कमोडिटी कर्व। तो कभी हम लेते हैं फूड एंड क्लोथिंग, कभी हम बोल देते हैं गुड एक्स एंड गुड वाई। दो चीज़ों पर जो है कंज्यूमर अपनी इनकम खर्च करता है। कभी कभी इकोनॉमिक्स में इस बात को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता कि कंज्यूमर अपनी इनकम सिर्फ दो चीज़ों पे स्पेंड करे। लेकिन इकोनॉमिस्ट मोस्टली जो ग्राफ लेते हैं वो कैसे लेते हैं? टू कमोडिटी कर्व। चाहे आपका आईसी हो, चाहे आपका पीपीसी हो, सारे जो कर्व्स हैं ये हैं टू कमोडिटी कर्व। तो इस बात पे नाराज ना होकर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं और आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे, ठीक है, पर आप लगे हुए हो सॉल्व करने में। इतने में आपका छोटा भाई बहन आपके पास आया कि भाई आज जो है ना मैम ने क्लास में सिखाया है ए फॉर एरोप्लेन, ठीक है। तो उसने आपसे पूछा कि ये एरोप्लेन क्या होता है? तो मैम ने सिखाया है ए फॉर एरोप्लेन। तो क्योंकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे थे, गुस्सा आपको वैसे आया हुआ था, आपने झट से वो पेज फाड़ा बुक में से, आपने उसका एरोप्लेन बनाया और आपने दिखा दिया कि भाई देखो ये है एरोप्लेन। अब उसने कहा क्या ये उड़ता है? मैम ने कहा एरोप्लेन उड़ता है। तो आपने कहा हाँ उड़ता है, और आपने शाव करके जो है एरोप्लेन उड़ा दिया। अब अगर देखा जाए तो आपके उस एरोप्लेन में और रियल एरोप्लेन में कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपस में कोई कंपैरिजन नहीं, जो आपने बनाया और जो सच में होता है। लेकिन उस छोटे बच्चे को तो बात समझ में आ गई कि अच्छा ये एरोप्लेन है। अब वो अपना पेपर ले आया कि मुझे भी सिखाओ प्लेन कैसे बनाते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, मॉडल रियल नहीं है, रियल के जैसा है। समझने की बात है कि प्लेन ऐसा होता है, पर उसका रियल से कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए इकोनॉमिक्स में सब कुछ जो पढ़ते हैं वो एक मॉडल है। समझने वाली बात है कि कंज्यूमर अपनी इनकम मैक्सिमम स्पेंड कर दे तो उसे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, वो हम यहाँ से सीखना चाह रहे हैं। तो हमने कहा अभी कंज्यूमर फूड और क्लोथिंग के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लो अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से। तो उसके हिसाब से कुछ इंडिफरेंस कर्व हमने बना दिए, और जहाँ पर भी बहुत सारे बन जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस मैप। अब क्योंकि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, वो जल्दी से बढ़ती नहीं है, अगर वो इन दो पर ही स्पेंड करता है इनकम, और इनमें से किसी एक को ज़्यादा परचेज करना चाहता है, तो हमने कहा कंज्यूमर देखो दूसरी चीज़ तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? सैक्रिफाइस छोड़नी पड़ेगी।
अगर तुम फूड ज़्यादा चाहते हो तो तुम्हें क्लॉथ कम लेना पड़ेगा, अगर तुम क्लॉथ ज़्यादा चाहते हो तो तुम्हें फूड कम लेना पड़ेगा। कंज्यूमर ने कहा मैं तो दोनों ही चाहता हूँ, हमने कहा पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देखो, आप जब पढ़ते हो, पढ़ने का एक टाइम है, अगर आपको किसी दिन अकाउंट्स ज़्यादा पढ़ना है तो सीधी सी बात है कोई सब्जेक्ट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको लॉ ज़्यादा पढ़ना है तो दूसरे सब्जेक्ट से टाइम कम होगा, मैथ ज़्यादा पढ़ना है दूसरे से टाइम कम होगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एक चीज़ को बढ़ाने के लिए। इसका कारण क्या है? रिसोर्स कांस्टेंट है। अब पढ़ने का जितना समय मिल रहा है उतना ही समय मिल रहा है, उसी के अंदर सारा काम जो है मैनेज करना है। तो अगर एक चीज़ को बढ़ाएंगे दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, और इसी सैक्रिफाइस को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नॉर्मल सेंस में हम इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देते हैं, लेकिन इंडिफरेंस कर्व के केस में स्पेसिफिक नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब आपने दो सामान को किस रेट पर आपस में एक्सचेंज किया। अगर आपने अकाउंट्स का 1 घंटा बढ़ाया तो आपने मैथ्स के कितने घंटे सैक्रिफाइस किए? दिस इज MRS। ठीक है, आप कह रहे हो 4 घंटे 5 घंटे, अब जो भी घंटे हैं वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और MRS की एक खासियत है, ये हमेशा फॉल करता है। हमारा सैक्रिफाइस हमेशा फॉल करता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, समझ गए आप। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी साथ साथ ही चलता है, जो कहता है कंज्यूमर के पास जब कुछ नहीं है तो उसे पाने की इच्छा उसकी बड़ी स्ट्रांग है, तो वो हद से ज़्यादा सैक्रिफाइस करने को तैयार है, मुझे ये चीज़ मिल जाए। जैसे जैसे चीज़ आपने उसको देनी शुरू कर दी, अब उसकी इच्छा ख़त्म होती जा रही है। अब वो बाकी चीज़ों को सैक्रिफाइस नहीं करना चाह रहा क्योंकि उसे चीज़ मिलनी शुरू हो गई। इसलिए कंज्यूमर का सैक्रिफाइस हमेशा क्या करता है? फॉल करता है। जैसे फर्स्ट टाइम जो आपका बॉयफ्रेंड होगा उसके लिए आप सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस करोगे, सेकेंड टाइम जो होगा फिर आप उसके लिए कम करोगे, थर्ड टाइम जो होगा फिर कम करोगे, चौथे टाइम आप बनाओगे नहीं। आपको बात समझ में आ गई? इसमें कुछ नहीं रखा, सब बेकार है, इसमें कुछ नहीं रखा। तो MRS इज ऑलवेज फॉलिंग। ठीक है, तो देखो इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द राइट एंड आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ फॉलिंग या फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS is the rate at which the consumer is prepared to exchange the two products, and this rate is always falling. Although the consumer wishes to stay on the highest indifference curve, मैं आपसे पूछूं आप यहाँ किस रेंज में आना चाहते हैं? इच्छा। तो आपने कहा मैम देखो इच्छा की बात है तो इच्छा तो यही है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप कहो इच्छा तो हमारी यही है, कंज्यूमर विशेस टू स्टे ऑन दी हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। बट क्या आप यहाँ आ पाओगे? खुद ही मना कर रहे हो, आ ही नहीं पाओगे। डिपेंड करता है आपके पढ़ने का पैटर्न कैसा है, आप कितने घंटे पढ़ते हो वो नहीं, आप जितने घंटे पढ़ते हो आप वो कैसे पढ़ते हो, वो पैटर्न कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है आप यहाँ आ पाओगे या नहीं। तो जैसे आप लिमिटेड हो अपने स्टडी पैटर्न से, वैसे हमने कहा द कंज्यूमर इज लिमिटेड बाय हिज प्राइस लाइन। प्राइस लाइन और बजट लाइन shows the combination of two goods which the consumer can buy spending his given money income. Accordingly, his equilibrium is achieved when the price line is tangent to the indifference curve. तो जैसा आप देख रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाया हुआ है, इंडिफरेंस कर्व हैं बहुत सारे और एक प्राइस लाइन है, जहाँ पर ये टच करेगा
दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए हमारे पेपर में ग्राफ का कोई रोल नहीं है। ग्राफ ना हमें बनाना है ना हमें समझना है, इसलिए इकोनॉमिक्स में ग्राफ इम्पॉर्टेंट है लेकिन फाउंडेशन में इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद आप देख रहे हो एक इक्वेशन दी हुई है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। MRS बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू MUX अपॉन में MUY इज इक्वल्स टू PX अपॉन में PY। इसको समझने के लिए थ्योरी दूसरी भी पहले करनी पड़ेगी, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि आप सब लोग बारी बारी ये नाम ले रहे हैं, इसका मतलब आप इसको पढ़कर आए हो, तो क्या आप लोग इस शब्द का मतलब जानते हो? यूटिलिटी मीन्स व्हाट? तो यूटिलिटी मीन्स satisfaction, additional satisfaction, want satisfaction, want satisfying power of the commodity। हाँ, डेफिनेशन तो ठीक है और मतलब तो यही है ना, want satisfying power of the commodity मतलब आपको एक चीज़ से कितनी सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल रही है। और यूटिलिटी के लिए सबसे पहले एल्फ्रेड मार्शल ने कहा है, ये जो शब्द है ये हमारा एथिकली न्यूट्रल शब्द है। एथिकली मतलब एथिक्स, न्यूट्रल मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर नॉट इफेक्टेड। तो एथिकली न्यूट्रल का मतलब है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको सेटिस्फैक्शन मिल्क से मिल रही है या लिकर से, इसमें हमारा कोई से इसमें नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं आपको चाहे मिल्क से मिल रही हो चाहे लिकर से मिल रही हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा। और ये लॉ क्या कहता है, पेज नंबर 41 पे पढ़ेंगे, सेकेंड पैराग्राफ। The law of diminishing marginal utility states that as consumer consumes more and more units of a product, the intensity of his desire goes on decreasing and a point is reached where the consumer no longer wants the product। तो इस लॉ में दो शब्द आते हैं, एक तो है टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल का मतलब है टोटल और मार्जिनल का मतलब है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब है एडिशनल, जितनी हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। लॉ सेज टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ती है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन फॉलिंग। सपोज कि मैंने आपको कहा कि आज की क्लास के बाद हम सब पिज़्ज़ा खाने चलेंगे, ठीक है, ऐसा आपको सिर्फ मानना है। तो बताइए पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज? डोमिनोज। तो चलिए डोमिनोज हम गए पिज़्ज़ा खाने के लिए और मैंने आप सबके लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, नहीं चले, आप सबके लिए मैंने एक एक स्मॉल साइज पिज़्ज़ा जो है ऑर्डर कर दिया, ठीक है, सबको एक एक पिज़्ज़ा मिल गया, आपने खाया, क्या आपको मज़ा आया? मज़ा नहीं? तो आपको मज़ा आया पिज़्ज़ा खा के। अब मैंने आपसे पूछा क्या आप एक एक पिज़्ज़ा और खाना चाहेंगे? ठीक है, तो आपने कहा कि भाई हाँ खाना चाहेंगे, तो मैंने एक एक पिज़्ज़ा और ऑर्डर कर दिया, आपने खा लिया, क्या आपको मज़ा आया? आपको मज़ा आया होगा तभी आप खाओगे, अगर मज़ा नहीं आएगा फिर आप नहीं खाओगे। तो अगर आपने डिसीजन लिया है
कि हाँ मुझे सेकंड पिज़्ज़ा खाना है, तो आपको इस बात से मज़ा आ रहा है कि आप फ्री का सामान खा रहे हो, मज़ा आपको आ रहा है। लेकिन इन दोनों पिज़्ज़ा में से सबसे ज़्यादा मज़ा फर्स्ट पिज़्ज़ा में आया और उससे कम मज़ा सेकंड पिज़्ज़ा में आया। अब मैंने आपसे पूछा क्या आप थर्ड पिज़्ज़ा भी खाना चाहोगे? ठीक है, अब कुछ बच्चों ने तो मना कर दिया, लेकिन कुछ ने कहा फ्री का सामान है, आने दो, हम तो खाएंगे। तो जिन बच्चों ने थर्ड पिज़्ज़ा खाया, एल्फ्रेड मार्शल सेज उनको टोटलिटी में मज़ा आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो कंज्यूमर सामान नहीं लेगा। तो जो थर्ड पिज़्ज़ा खा रहा है उसको एडिशनल मज़ा तो कम आ रहा है, लेकिन इन टोटलिटी उसको मज़ा आ रहा है, इसीलिए वो थर्ड पिज़्ज़ा खा रहा है। अब मैंने आपसे कहा आप चौथा पिज़्ज़ा खाना चाहेंगे? ठीक है, अब 80% बच्चों ने कहा नहीं, सामान फ्री का है लेकिन स्टमक तो अपनी है, ऐसे हम नहीं खा सकते। लेकिन 20% बच्चों ने कहा कि नहीं हम तो खाएंगे चौथा पिज़्ज़ा। चौथा पिज़्ज़ा खा लिया, तबीयत खराब हो गई, एम्बुलेंस बुलाना पड़ा, डॉक्टर के ले गए। तो एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कंज्यूमर तभी तक चीज़ों को कंज्यूम करना जब तक तुम्हारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहे। अगर तुम्हारी टोटल यूटिलिटी फॉल हो गई, फॉल कैसे होगी? जैसे पिज़्ज़ा खाने के बाद आप बीमार हो गए। अगर टोटल यूटिलिटी फॉल हो गई तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी और ये तुम्हारे लिए सही सिचुएशन नहीं है। ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसमें क्या खा रहे हैं हम? चॉकलेट। और कितनी खा गए हैं? 11। एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और करते करते 11 चॉकलेट आप खा गए। टोटल यूटिलिटी कहाँ तक बढ़ रही है? 10 तक। तो आपकी कैपेसिटी है कि 10 चॉकलेट आप खा सकते हो। तबीयत खराब हुई है 11th वाली पे जाके, तो आप देखोगे TU कंटिन्यूसली राइज कर रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली फॉल कर रही है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ है, वो एक बार आप पढ़ लीजिए, 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और लास्ट पैराग्राफ, इसमें हम अंडरलाइन करेंगे कंज्यूमर सरप्लस। फर्स्ट लाइन में एंड में कंज्यूमर सरप्लस, दैट इज सरप्लस ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे एंड द प्राइस विच दे एक्चुअली पे। एल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि कंज्यूमर मार्केट में बहुत बार सरप्लस इंजॉय करता है। कैसे इंजॉय करता है? एक तो है मार्केट का प्राइस जो उससे चार्ज किया जाता है, ये तो है जो उसे पे करना पड़ेगा। इसको एल्फ्रेड मार्शल ने कंपेयर किया है व्हाट कंज्यूमर विशेस टू पे, वो क्या पे करना चाहता है। और एल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं कंज्यूमर जितनी उसकी एडिशनल सेटिस्फैक्शन है उतने पैसे वो पे करने को तैयार होता है कि भाई हाँ इतने पैसे हम पे करेंगे। इसको आप इस चीज़ से समझ सकते हो, आप मार्केट में जाते हो, आपने प्राइस पता किया किसी चीज़ का, सेलर ने कहा 500 रुपीज़ पर यूनिट। सपोज आपको 10 यूनिट खरीदनी है, तो क्या बिना किसी के कहे आपके दिल से आवाज़ आती है और आप पूछते हो कि भैया देखो 10 लेनी है, बताओ कितने की लगाओगे? क्या किसी ने आपको सिखाया है कि आपको ऐसे पूछना होता है? नहीं, इनहेरेंट है, अंदर से ये आवाज़ आती है कि देखो 1 यूनिट नहीं 10 लेनी है, तो बताओ कितने की लगाओगे? हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं, फाउंडेशन में तो इतना नहीं होता, भोले भाले बच्चे हैं,
इंटर में थोड़े स्मार्ट हो जाते हैं, तो इंटर में एडमिशन के लिए आते हैं, तो बता दिया भाई ऐसे ऐसे फीस है। तो भैया देखो हम 10 फ्रेंड्स आएंगे, हम इकट्ठे ज्वाइन करेंगे भैया, जो भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे। अब ये बताओ कि अगर हम 10 आ जाएं तो फिर आप फीस क्या लोगे? तो वो इनहेरेंट है, आ जाता है, हम भूल जाते हैं ये एजुकेशन इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। पर इतना ज़्यादा इनग्रेन्ड है हमारे अंदर कि ऑटोमेटिक आता है कि देखो हम 10 आएंगे, हम 15 आएंगे, क्या प्राइस लोगे? एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं ये जो हमारा बिहेवियर है ये इस वजह से है कि हम जब 10 यूनिट की डिमांड करते हैं तो हम ये देखते हैं सेटिस्फैक्शन हमारी एडिशनल फॉल होती है, इसलिए हम कहते हैं कि हम इसके लिए कम प्राइस पे करना चाहते हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि सेलर हमें डिस्काउंट दे, और जब वो डिस्काउंट देता है तो एक अलग ही खुशी हम अपने अंदर महसूस करते हैं। ये एल्फ्रेड मार्शल का कहना है। इसके पीछे रीज़न ये है, कंज्यूमर क्या पे करना चाहता है जितनी उसको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, और वो क्या पे करता है, दैट इज़ दी मार्केट प्राइस। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो ज़्यादा पे करने को रेडी था लेकिन उसने कम पे किया, तो कंज्यूमर क्या एंजॉय करता है? कंज्यूमर सरप्लस। क्या आपने कभी एंजॉय किया है कंज्यूमर सरप्लस? कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो? जियो? अच्छा, जियो के केस में आप ज़्यादा पे करना चाहते थे? हाँ या ना? नहीं। अच्छा, और किसी के साथ और कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जो आप ज़्यादा पे करना चाहते थे, आप रेडी थे, आप पे कर देते, लेकिन आपको पे कम करना पड़ा? किसी ने एंजॉय किया कभी कंज्यूमर? आपने एंजॉय किया? माइक दे दीजिएगा, हम भी सुनना चाहेंगे कैसे आपने एंजॉय किया कंज्यूमर सरप्लस। मैम, फ़ोन लेने गया था तो उसने जो रेट था उससे थोड़ा सा माइक पास। 1-2 दिन चला हुआ फ़ोन था मैम वो, तो वो 500-600 रुपये कम दे दिया उसे। तो मतलब नुकसान मैम उसका हुआ ना। आपने कहा यूज्ड फोन था? हाँ जी मैम, सेकेंड हैंड मोबाइल था? 1-2 दिन ही चला हुआ था, लेकिन नया जैसा ही था वो। तो आपने जो सोचा था उससे उसने 600 रुपये कम मांगे? नहीं, नए फ़ोन से 600 रुपये कम था वो। अच्छा, आप लेने गए थे नया फ़ोन? यस मैम। अच्छा, तो आप नया फ़ोन लेने गए थे, हाँ जी, आपको लगा ये 1-2 दिन पुराने वाला भी सही लग रहा है और आप 600 रुपये कम दे करके ले आए, अलग सी खुशी होती है कंज्यूमर सरप्लस। और किसी ने कुछ एंजॉय किया? माइक दे दीजिएगा। मैम, लास्ट वीक मैंने डोमिनोज से ऑर्डर किया था एंड द कॉस्ट वाज 400 बिल कॉस्ट, एंड द ऑर्डर वाज 30 मिनट, सो आई गॉट इन ओनली 12 रुपीज। अच्छा, 30 मिनट्स एक्सीड हो गए उनके? यस, सो दे टुक जस्ट 12 रुपीज। ये भी अलग कंज्यूमर सरप्लस है नहीं? डोमिनोज से वैसे जब ऑर्डर करो दिल से इच्छा रहती है ये 30 मिनट बाद ही आए। चलो, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। और किसी ने एंजॉय किया कंज्यूमर सब? वहां से कोई हैंड रेज कर कुछ शेयर करना चाहते हो आप? हाँ जी। बात मैम आज सुबह की है। हाँ जी, सुबह की बात है आज। आज सुबह की बात है? लेटेस्ट बताओ। आज सुबह मंडी गए थे मैम, मंडी, सब्जी मंडी। तो उधर एक ही जगह से काफी सारी सब्जी ली थी। उधर एंड में है ना, तुम्हारी टोन से कुछ खुराफात लग रही है मुझे। तुम्हारे टोन और एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हैं कि कुछ कांड किया है तुम। नहीं। अच्छा बताओ। तो मैम, तो बिल बना हमारा 480 का। क्या चीज? माइक 480 का बिल बना पहले। 480 का बिल बना, ठीक है। तो उसके पास पनीर भी था। हाँ, पनीर। क्या मतलब आपने पनीर भी लिया था? हाँ जी, पनीर उसके बाद लिया ना, 480 का बिल बन गया। अच्छा, अभी उसके बाद उधर मेरे को पनीर दिख गया। तो मैंने अच्छा, ठीक है। हाँ जी, मैंने उसको बोला कि 50 का पनीर भी कर दो।
क्या बोला आपने? 50 का पनीर भी ले लिया। अच्छा, मैं कहा खा लेंगे शाम को, तो ठीक है। तो मैम तो हाँ 530 जी। का बिल हो गया। हाँ जी मैम, उसने लेकिन बाद में 500 ले लिए। उसने लिए 500 हाँ रुपए। जी 500 लिए बस। गलती, हाँ जी उसने गलती से लिए या नहीं 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 नहीं, इंटेंशनली उसने 500 ही लिए। उसने अपनी इच्छा हाँ से जी, 500 लिए? हाँ जी। 30 रुपीज का आपको हाँ जी। डिस्काउंट दिया। तो मैम वो वाकई- हाँ, फील आता है मैम पूरा। हाँ? क्या चीज? क्या कहा आपने? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन आपने बताया ना, मैक्सिमम हो जाती है। मुझ तक आवाज नहीं आ रही आप। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मैम, क्या चीज? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आप कुछ रीजन दे रहे थे कि हाँ जी हाँ जी, वो कि मैम उसने कम क्यों हाँ, चार्ज किया? जब ये 530 से 500 पे गया ना, बड़ा अच्छा लगता है मैम। बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी हाँ, बस आप समझ गए। यही बात है अल्फ्रेड मार्शल की, कि एक अजीब सी खुशी होती है जब हम ज्यादा देना चाहते हैं पर हम कम देते हैं। चलिए आइए पेज नंबर 42 पर आएंगे। बस हम समझ गए, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। देखिए पेज नंबर 42 देखिए, नंबर ऑफ यूनिट्स, प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस। देखिए फर्स्ट यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी कौन सा अमाउंट है विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। जैसे इनके एग्जाम्पल में 530, हमारे एग्जाम्पल में 30। हम 30 पे करना चाहते हैं पर हमने कितना पे किया? 20। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना एंजॉय किया? 10। इसलिए ब्रैकेट में लिखा भी है। सरप्लस कैसे निकालेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। फिर ऐसे ही सेकेंड केस में हम 28 देना चाहते हैं, पे किया 20, कंज्यूमर सरप्लस इज 8 एंड सो ऑन। यूनिट 6 पे देखेंगे, हम 20 पे करना चाहते हैं, 20 ही पे किया तो सरप्लस इज 0। एंड लास्ट यूनिट हम 18 पे करना चाहते हैं पर हमने 20 पे किया, तो क्या सरप्लस -2 आएगा? नहीं, बिकॉज अल्फ्रेड मार्शल सेज हम सरप्लस की बात कर रहे हैं, या तो है या तो फिर नहीं है, उसमें माइनस का कोई केस नहीं है। तो सरप्लस या तो होगा या फिर निल हो सकता है, नेगेटिव का कोई केस नहीं है। अब आ रही है बात एक्सेप्शंस टू द लॉ। एक्सेप्शन का मतलब आपको चीज मिलती चली जाए और आपकी सेटिस्फैक्शन फॉल होने की जगह बढ़ती चली जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मुझे लगता है आप समझ गए। ये लॉ किस चीज पे नहीं लगता? मनी पर ये लॉ नहीं लगता। मनी आपको जब कुछ हाथ में होती है, रिलेटिव से आपने कलेक्ट की है, उसके बाद फिर वो और जब आपको देते हैं, अगली बार मिलने आते हैं, फिर वो और देते हैं, तो आपकी सेटिस्फैक्शन कम होने की जगह बढ़ती जाती है। वो अलग बात है मम्मी आपके पास पैसे रहने नहीं देती, पर वो महसूस होता है हमारे पैसे हैं, पड़े मम्मी के पास हैं लेकिन हमारे हैं। तो पैसा जैसे जैसे मिलता जाएगा, सेटिस्फैक्शन कम होने की जगह अल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं बढ़ती चली जाएगी। सेकेंड एक्सेप्शन, the law is applicable only if different units consumed are identical. Definitely, अगर हम सेम चीज कंज्यूम करते हैं तब ऐसा होता है कि उसको पाने की इच्छा खत्म होती जाती है, लेकिन अगर डिफरेंट चीज हमें मिल रही है फिर ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने जब आप सबके लिए पिज्जा ऑर्डर किया, सपोज मैंने अभी किया था ना, थोड़ी देर पहले तो ऑर्डर किया, तुम्हें 4 पिज्जा खिलाए, मैंने भूल गए। तो देखो, जब मैंने आपके लिए पिज्जा ऑर्डर किया, सपोज मैंने सबके लिए एक जैसा पिज्जा ऑर्डर किया कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे चॉइसेस हैं, सबके लिए करना पॉसिबल नहीं होगा। सबके लिए मैंने एक टाइप का पिज्जा ऑर्डर कर दिया। अब हो सकता है वो आपका फेवरेट ना हो, तो जब मैंने सेकंड पिज्जा ऑर्डर किया, अगर मैं बदल दूं वैरायटी, तो फिर जिसका फेवरेट होगा उसकी सेटिस्फैक्शन उसमें बढ़ जाएगी।
तो एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं अगर यूनिट सेम है तभी सैटिस्फैक्शन फॉल करती है, नहीं तो सैटिस्फैक्शन बढ़ती है। और ये जो सेकंड पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे बिजनेसमैन के लिए कि बिजनेसमैन तुम देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कंज्यूमर को सेम सामान ऑफर करते जाओगे ना तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा वो कहेगा मुझे ये सामान नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है, अपने सामान में हर रोज़ नए फीचर्स, न्यू इनोवेशंस को जो है इंट्रोड्यूस करते रहना है। जब तक नया नया कस्टमर को देते जाओगे तो यूनिट्स क्या होंगी, आइडेंटिकल नहीं रहेंगी, बदलती जाएंगी। और क्योंकि यूनिट्स बदलती जाएंगी कस्टमर हमेशा आपका सामान यूज़ करता रहेगा, जिसकी वजह से आप देखते हो मार्केट में हमेशा हर मोबाइल के लेटेस्ट फीचर्स क्यों आते रहते हैं, हर 2-3 महीने में मॉडल नए आते रहते हैं। और नए मॉडल में क्या होता है, ये फीचर नया डाल दिया, ये नई चीज़ है, इसमें जो पहले नहीं थी। तो जब तक सेलर ये करता रहेगा तब तक मार्केट में है, और जिस दिन सेलर ने इनोवेशन करनी छोड़ दी उस दिन वो मार्केट से बाहर चला जाएगा। इसलिए जब हम एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस पढ़ते हैं, शायद आपने पढ़े भी हों, एंटरप्रेन्योर के हम जब भी फंक्शन पढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम एंटरप्रेन्योर का देते हैं इनोवेशन, कि बिजनेस में इनोवेशन और कोई नहीं करेगा। तो ओनर तुम इस पे ध्यान देना कि बिजनेस में हमेशा इनोवेशन होती रहे। जब तक इनोवेशन होती रहेगी तब तक सामान तुम्हारा मार्केट में हिट रहेगा, क्योंकि उस पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगेगा। फिर थर्ड एक्सेप्शन है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन सटाइबल वांट्स। ये लॉ सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे लगता है जो हमें पता था ये डिज़ायर पूरी हो सकती है, और जब वो पूरी होने लगती है तो उसको पाने की इच्छा खत्म हो जाती है। पर अगर कोई ऐसी डिज़ायर पूरी होने लग जाए जो हमने कभी सोचा ही नहीं था हो सकती है, फिर उस केस में एल्फ्रेड मार्शल सेज हमारा लॉ नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आप अपने घर की बालकनी में खड़े हैं, रात का समय है और आप तारे देख रहे हैं। देखे हैं आपने तारे? वैसे दिल्ली में बहुत कम दिखते हैं लेकिन दिखते हैं। जब दिखते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो गर्ल्स खड़ी हैं और तारे देख रही हैं, और बॉयज़ खड़े हैं और चांद देख रहे हैं, और उसमें अपने महबूब का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हैं पर उनको दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब आप स्टार्स देख रहे हो और ऐसी आपके मन में इच्छा आई कि भाई एक स्टार जो है ना मेरे हाथ में आ जाए। अब क्योंकि कल भगवान का बर्थडे है तो भगवान मूड में थे, भगवान ने कहा चलो ठीक है, भगवान ने कहा इनकी इच्छा है पूरी कर देते हैं। आसमान में एक परी आई और उसने स्टार आपके हाथ में दे दिया, तो आपकी सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उसने दूसरा स्टार दे दिया तो आपकी सेटिस्फैक्शन और भी ज़्यादा है। वो अलग बात है, बॉयज़ परी पे फोकस कर रहे हैं, आपको फोकस स्टार पे करना। ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हीं डिज़ायर्स पे लॉ लगता है जो हमें पता है पूरी हो सकती हैं। फिर आएंगे आगे, फोर्थ एक्सेप्शन, द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ देयर इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन। ये तो डेफिनेटली है ही, आपने 4 पिज़्ज़ा एक ही टाइम पे खाए हैं तब आपकी तबीयत खराब होगी। आपने एक दिन में एक पिज़्ज़ा खाया, 5 दिन बाद दूसरा खाया, तब आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। एंड लास्ट एक्सेप्शन, यूनिट्स कंज्यूम्ड मस्ट बी स्टैंडर्ड यूनिट्स। जैसे आप क्लास के बाद घर गए और आपने मम्मी से कहा कि भाई पानी, मुझे प्यास लगी है, पानी लाया जाए। राजा महाराजा क्यों आप फरमान तो ऐसे जारी करते हो, राजा महाराजा घर पहुंच गए हैं और अब खिदमत में जो है पानी पेश किया जाए। तो मम्मी भी आज अलग ही मूड में थी, मम्मी आपके लिए पानी लेकर आई स्पून में। तो आपने पहला चम्मच पानी का पी लिया, क्या आपकी प्यास बुझी? नहीं। आपने दूसरा चम्मच पिया। एल्फ्रेड मार्शल से देखिए ऐसे खेल पर हमारे लॉ
नहीं लगते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट पानी आएगा तो किस में आएगा? ग्लास में आएगा। और डेफिनेटली फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड ग्लास से कम होगी, थर्ड ग्लास से कम होगी। लेकिन अगर आपकी मम्मा ऐसे खेल करने लग जाएं तो एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? लॉ हमारा नहीं लगता। कभी कभी मम्मा बनाती है छोटी सी चपाती, आटा इतना ही बचा था तो छोटी चपाती बना दी, तो भाई उस पर हमारा लॉ नहीं लगेगा। हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड तरीके से आप चीज़ों को कंज्यूम करोगे तो लॉ हमारा एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश भी हो जाता है। अच्छा, इसमें हमने ना अभी एक टॉपिक स्किप किया है, डिमांड फोरकास्टिंग। वो टॉपिक हम लोग करेंगे थोड़े टाइम के बाद, जब स्टैटिस्टिक्स में आप थोड़े बहुत चैप्टर्स कर लोगे तब हम करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग। तो वो एक बार हमने छोड़ दिया है। उसके अलावा चैप्टर हमारा फिनिश है। अब ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो पेज नंबर 44 और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 11। 11 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या 5 मिनट्स में सॉल्व हम कर लेंगे या नहीं।
हाँ जी, स्टार्ट करें। कोई कर रहा है अभी? कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं? अच्छा, कर लीजिए। हाँ जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्फिडेंस। इस लाइन को कैसे पढ़ना है? ऑल आर अज्यूम टू रिमेन सेम एक्सेप्ट 1। तो कौन सी चीज़ को हम चेंज करवाते हैं? प्राइस को इंक्रीज करवाते हैं, डिक्रीज करवाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज बेसिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है किस चीज़ से प्राइस इलास्टिसिटी लो होगी? जो एस्पिरेशन स्टेटमेंट है वैरायटी ऑफ यूजेस, तो रूल क्या है? मोर यूजेस मोर इलास्टिसिटी। बेसिक्स है लो प्राइस। ये हमने एग्जाम्पल किया था गोलगप्पे का। ये गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है इलास्टिसिटी के लिए। लो प्राइस है तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो डिमांड रहती है इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिसिटी। फिर थर्ड है क्लोज सब्सटीट्यूट्स, तो फिर रूल क्या है? मोर सब्सटीट्यूट्स मोर इलास्टिसिटी। उसके बाद है हाई प्रोपोर्शन, तो हायर द प्रोपोर्शन हायर इज द इलास्टिसिटी। तो आंसर बन जाएगा बेसिक्स। देन क्वेश्चन नंबर 7 बेसिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 9 कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड हमने पढ़ा था कि अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डिमांड होगी इन इलास्टिक, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डिमांड होगी इलास्टिक। अब यहाँ पर कह रहे हैं डिमांड है इन इलास्टिक, यानी कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंडिचर भी राइज ही करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज बेसिक्स। ठीक है, क्लास में क्वेश्चंस इतने ही करते हैं और होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ आपको। तो आज फ्राइडे है, तो आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 40। मैक्सिमम शायद 15 मिनट में आपके ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और फिर क्योंकि हमारी 1-2 दिन क्लास नहीं है तो मैं आपको आगे का भी होमवर्क दे रही हूँ। सबसे पहले तो कल का होमवर्क कर लोगे ना? आपके कोई और प्लान तो नहीं होंगे? क्या प्लान है आपके? ऐसे आपके क्या प्लान है कि आप होमवर्क नहीं कर पाओगे? क्या प्लान है आपका? अच्छा देखो, अगर फास्ट रखना है तो होमवर्क तो कर ही सकते हो, उसमें तो कोई इशू नहीं है। वैसे हाँ, वैसे एक बात है कि भगवान जी के बर्थडे पे हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो देखो, अगर दोस्ती करनी हो तो कल फिर से एक अच्छा दिन है, तो कल भी आप भगवान जी के साथ अपनी दोस्ती स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ,
मैं पहले से ही वार्निंग दे दूं, अगर आप अपनी लाइफ चाहते हो सीधी साधी, तो प्लीज़ राम जी या शिव जी से दोस्ती करना। और अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में खुराफात, मैं फ्रैंकली तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, कृष्ण जी कोई काम सीधे तरीके से करते हैं उनको मज़ा नहीं आता, हर काम उनको घुमा फिरा के करना होता है। आपने देखा है भगवान खड़े भी होते हैं कृष्णा के रूप में तो टेढ़े खड़े होते हैं, है ना। कृष्ण भगवान जब भी खड़े होते हैं तो टेढ़े खड़े होते हैं, जिसको हम उनका त्रिभुंग रूप भी बोलते हैं, कि 3 तरीके से भगवान टेढ़े स्टाइल से खड़े होते हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में उथल पुथल चाहते हो तो लॉर्ड कृष्णा को दोस्त बनाना, नहीं तो राम जी और शिव जी से जो है दोस्ती कर लेना। पर अगर करनी हो तो कल एक अच्छा दिन है, फिर से शुरुआत की जा सकती है। और अच्छा, बर्थडे पर हम क्या कर सकते हैं? पार्टी कर सकते हैं। देखो, एक तो बलून्स लगा सकते हैं हम, क्योंकि भगवान जी का बर्थडे है। केक कट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी कहती हैं कि भगवान चॉकलेट केक नहीं खाते। हाँ, कई जगह ऐसा कहते हैं। तो आप अपने बर्थडे पे चॉकलेट केक खाते हो तो फिर आप उनको भी खिला सकते हो। पर अगर आपके घर में कोई ऐसा मानता हो कि नहीं खाना चाहिए तो चुपके से खिला देना, ठीक है। चीटिंग करके चुपचाप आप बना लेना और भगवान को खिला देना। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बर्थडे पर होती है, गिफ्ट। गिफ्ट ज़रूर देना होता है। गिफ्ट, आप अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेते हो ना? तो देखो, अगर नहीं लेते तो कोई बात नहीं, अगर लेते हो तो देना भी चाहिए। तो भगवान जी के बर्थडे पे गिफ्ट देना भी चाहिए। क्या गिफ्ट हो सकता है वो तो आप सोचो, आप उनको क्या गिफ्ट देना चाहोगे। जो भी आपको ठीक लगे वो आप उनको दे सकते हो। तो अगर तो ऐसा कोई प्लान है आपका तो मैं होमवर्क रहने दूं। और अगर आपने इसमें झूठ बोला तो बहुत ही गलत बात है। अच्छा, है आपका प्लान, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।